हाँ चलो देखो बेटा, आज हम लोग को मैथ्स की क्लास है ना आज। ठीक है, चलो तो उस दिन मैंने इक्वेशन में क्वाड्रेटिक आपको कराया था। आज हम लोग करेंगे अगला चैप्टर। चलो हेडिंग लिखो, सीक्वेंस एंड सीरीज। हेडिंग लिखिए, सीक्वेंस एंड सीरीज। हाँ बेटा, चैप्टर का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। सबसे पहले लिखिए कवरेज। यूनिट 1 में करेंगे बेसिक कंसेप्ट। यूनिट 1 में करेंगे बेसिक कंसेप्ट। यूनिट 2 में करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये नहीं,
हाँ बेटा, यूनिट 1 में बेसिक कंसेप्ट्स, यूनिट 2 में लिखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यूनिट 3 में लिखिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यूनिट 4 में लिखेंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन। और यूनिट 5 में लिखेंगे यूनिट 5 में एक्स्ट्रा कवरेज। ठीक है, ये इसे बोल दो। यूनिट 5 में लिखेंगे एक्स्ट्रा कवरेज। बेसिक कंसेप्ट्स, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन और एक्स्ट्रा कवरेज। सबसे पहले लिखेंगे यूनिट 1। इसमें हम लोग करेंगे बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट्स। इसमें लिखिए बेटा कंसेप्ट 1, मीनिंग ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज। मीनिंग ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज लिखो बेटा। पहली हेडिंग सीक्वेंस। इसमें लिखिए इफ फ्यू नंबर्स आर अरेंज्ड in a definite order, it is known as sequence. For example, 1, 3, 7, 15, 20 and so on. आगे लिखिए सीरीज। आगे लिखेंगे सीरीज। सीरीज में लिखिए बेटा when terms of sequence are arranged, when terms of sequence are arranged नहीं बेटा, connected to each other, connected to each other by plus or minus or plus minus sign, it is known as series. For example, 1 plus 3 plus 7 plus 15 plus 20, 1 minus 3 minus 7 minus 15 minus 20, 1 plus 3 minus 7 plus 15 minus 20. अगली हेडिंग लिखेंगे प्रोग्रेशन।
प्रोग्रेशन। लिखिए इसमें बेटा, अ सीक्वेंस or a series which follows certain rule is called progression. Is called progression. For example, 1 3 5 7 9 2 4 6 8 10 1 plus 5 minus 9 plus 13 minus 17 and so on. आगे लिखेंगे कंसेप्ट नंबर 2, टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन। टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन, इसमें लिखिएगा प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, अदर्स। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन एंड अदर्स। हाँ चलो बताओ बेटा, यहां तक हो गया। अब देखिए, इतना पहले मैं एक्सप्लेन करता हूं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसी में जरा बढ़ा लो, मीनिंग ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज एंड प्रोग्रेशन कर लो। मीनिंग ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज एंड प्रोग्रेशन। चलिए, अब देखो बेटा, पहले तो ये देखो जरा, ये जो चैप्टर है हम लोग का सीक्वेंस एंड सीरीज मतलब एपीजीपी, ये बेटा हम लोग के एग्जाम में 6 मार्क्स तक उन्होंने पूछा है। 6 4 3 का तो आ ही रहा है, तो 3 to 4 मार्क्स की इसकी एवरेज मान के चलो, इसे ऐसे एग्जाम में आएगा ही आएगा। अच्छा, और चैप्टर बेटा थोड़ा सा बड़ा है ये, तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इसमें हो जाता है। तो अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ, देखिए, और जितने क्वेश्चन हम लोग करेंगे जैसे जैसे साथ साथ उसकी प्रैक्टिस करते चलना, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत
ज़्यादा कंटेंट अपने पास हो जाएगा। एपी पढ़ोगे, जीपी पढ़ोगे, फिर वो अलग से मिक्स होके आएगा। देखिए, तो यहां मैंने शुरू किया बेटा, चैप्टर का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। अब सब लोग फोकस करो सामने। देखो, जब भी आपने ये चैप्टर पढ़ा बेटा, तो इसका नाम होता है सीक्वेंस एंड सीरीज, लेकिन जब शुरू होता है तो तुरंत उसमें एपीजीपी आने लगता है। अच्छा, एपी का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी का ज्योमेट्रिक। अब समस्या ये होती है, इसमें प्रोग्रेशन आ गया, क्वेश्चन में सीक्वेंस एंड सीरीज था। तो पहले कंसेप्ट में मैंने यही क्लियर किया है, सीक्वेंस क्या है, सीरीज क्या है, प्रोग्रेशन क्या है, तीनों में क्या डिफरेंस होता है। समझे क्यों सीक्वेंस सीरीज करके नहीं आता, डायरेक्ट प्रोग्रेशन नाम से क्यों आने लगता है। और फिर प्रोग्रेशन की वैरायटी। तो ये देखो, 5 अलग अलग कंसेप्ट्स में हम लोग ये यूनिट में चैप्टर कवर करेंगे। पहले बेसिक, जितना अभी लिखा हुआ है वो बेसिक है, फिर एपी, फिर जीपी, फिर हार्मोनिक, और कुछ एक्स्ट्रा कवरेज। एक्स्ट्रा कवरेज मतलब इसके बियॉन्ड भी जाके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, जो कुछ यहाँ पढ़ोगे तो वो चीज कवर किया जाएगा एक्स्ट्रा कवरेज में। अच्छा, अब यहाँ आओ। सबसे पहले मैंने शुरू किया सीक्वेंस क्या होता है। अब यहां देखो बेटा, अगर हम नंबर सिस्टम से कुछ नंबर्स को ले लें और उसको एक डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज कर दें, अगर उसको एक डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज कर दें और सारी नंबर को कॉमा से सेपरेट कर दें, तो ये जो निकल के आया इसी को बोलते हैं सीक्वेंस। फिर से एक बार, अगर हम नंबर सिस्टम से कुछ नंबर्स को ले लें, उनको एक डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज कर दें, डेफिनेट ऑर्डर का मतलब वेदर असेंडिंग वेदर डिसेंडिंग, ठीक है, और कॉमा से सेपरेट कर दें, तो ये जो बेटा टर्म बन के आएगा इसी को बोलेंगे सीक्वेंस। पहले बताओ सीक्वेंस का मतलब समझ में है, क्या मतलब हुआ। अगर कुछ टर्म्स को हम लें, उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके कॉमा से सेपरेट कर दें, तो ये जो निकल के आया वो क्या हो गया, सीक्वेंस। आगे सुनना, आगे बेटा। अब ये देखो, अब बताओ, जब इसके बीच में कॉमा लगा है तो ये सब आपस में रिलेटेड हैं या अलग अलग हैं, अलग अलग हैं। अब अगर मैं ऐसे करूं बेटा, इसमें से कॉमा हटा दूं और इनको कनेक्ट कर दूं, कनेक्ट करने के लिए चाहे इसमें बीच में प्लस साइन लगा दूं तो एक आंसर आना शुरू हो जाएगा ना, ये प्लस माइनस हो जाएगा ना। दूसरा, या मैं इसके बीच में प्लस न लगाऊं, मैं माइनस साइन लगा दूं, या मैं इसके बीच में प्लस माइनस दोनों लगा दूं, तीनों से एक डेफिनेट आंसर आने लगेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं सीरीज। समझ आया। फिर से एक बार, अगर नंबर सिस्टम से हम कुछ नंबर्स को ले लें, उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें और कॉमा से सेपरेट करें, तो वो क्या है, सीक्वेंस है। और जब उसी को बेटा, उसी सीक्वेंस को हम आपस में कनेक्ट कर दें, चाहे प्लस साइन के साथ, चाहे माइनस, चाहे प्लस माइनस दोनों के साथ, तो अब ये क्या बन गया, सीरीज। सीरीज का मतलब हो गया ना, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। समझ आए। अच्छा, बोलो पहले इन दोनों का मतलब समझ में है, व्हाट इज सीक्वेंस, व्हाट इज सीरीज। अच्छा, अब यहां देखो, चलिए मैं कुछ लिख रहा हूं, बताइएगा क्या ये सीक्वेंस है, बताना जरा। 1 3 9 17 100 500, क्या ये सीक्वेंस है। अच्छा, अब इसी में लिख दिया 1 + 3 + 9 + 17, ये क्या हो गया, सीरीज हो गया। अच्छा, इसी में लिख दिया 1 - 3 - 9 - 17 - 100, अब क्या हो गया, 1 + 3 - 9 + 17 - 100, अब सीरीज है। ठीक है, अच्छे से सुनना बेटा। तो आपने कहा ये सीक्वेंस है, ये तीनों सीरीज हैं, लेकिन बेटा एक खास बात देखो, सिर्फ ये असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग, डिसेंडिंग तो लिखा ही नहीं हम लोगों ने, किसमें है, कहने वाली बात होती है, असेंडिंग डिसेंडिंग बोथ। ज्यादातर क्या फॉलो होता है, समझ आए ना, तो क्वेश्चंस भी वैसे ही होते हैं, ज्यादातर असेंडिंग। अब अगर ऐसा हो बेटा, इस सीक्वेंस या सीरीज में कोई एक डेफिनेट पैटर्न हो, क्या हो, डेफिनेट पैटर्न हो, तब इसी सीक्वेंस या सीरीज को प्रोग्रेशन बोला जाता है। समझ में। जब कोई सीक्वेंस या कोई सीरीज एक डेफिनेट पैटर्न फॉलो करेगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोग्रेशन। तो इसका मतलब जब हम प्रोग्रेशन बोलें और उसमें कॉमा लगा हो तो सीरीज, तो सीक्वेंस होगा लेकिन एक पैटर्न फॉलो कर रहा होगा।
है ना, प्लस माइनस होगा तो क्या होगा, सीरीज होगा, लेकिन एक पैटर्न फॉलो हो रहा होगा। जैसे ये देखो पैटर्न, पैटर्न ऐसे रहा, मैंने ऐसे लिखा बेटा 2 4 6 8 10। अब देखो इसमें एक पैटर्न है, हर पिछले में 2 ऐड करो अगला मिलता जाता है, बोलिए। तो कॉमा तो लगा है, असेंडिंग ऑर्डर में तो है, तो सीरीज तो थी ही थी, लेकिन एक पैटर्न फॉलो हो गया ना, दो तरीके से। चाहे ऐसे कह लो हर प्रीसीडिंग टर्म में 2 ऐड करो अगला मिलता जाएगा, या ऐसे कहो हर सक्सीडिंग में से उसका प्रीसीडिंग जस्ट प्रीसीडिंग माइनस करो तो 2 मिलता जाएगा। तो एक पैटर्न फॉलो हो गया ना, तो अब इसको सीरीज नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्रोग्रेशन। समझे, इसको प्रोग्रेशन। दूसरा देखो मैंने ऐसे लिखा 2 4 8 16 32 64 128, ऐसे लिख दिया। अब देखो असेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं, कॉमा से सेपरेटेड है या नहीं, लगा दिया कॉमा इसमें, है ना। अब देखो एक पैटर्न फॉलो हो रहा है बेटा, देखो इसका आधा, इसका आधा ये, इसका आधा ये, इसका आधा ये, इसका आधा ये, इसका आधा ये। समझे, अगर राइट टू लेफ्ट मूव करें या इधर से देखें तो इसका डबल, इसका डबल, इसका डबल, इसका डबल, इसका डबल, इसका डबल, एक पैटर्न है। लेकिन हम लोग को लेफ्ट टू राइट नहीं जाना इस चैप्टर में, जब भी आना है कैसे देखना है, राइट टू लेफ्ट। कैसे देखना है बेटा, राइट टू लेफ्ट। अब बताओ इसमें पैटर्न आ गया, तो जब पैटर्न है तो पैटर्न होगा तो सीक्वेंस होगा तो भी प्रोग्रेशन बोलेंगे, सीरीज होगा तो भी हम लोग प्रोग्रेशन बोलेंगे। तो व्हाट इज प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन इज नथिंग बट अ सीक्वेंस, अ सीरीज विच फॉलोज सर्टेन पैटर्न इज नोन एज प्रोग्रेशन। समझ में है। ये देखो क्या लिखा हम लोगों ने, हम लोगों ने यहां पहले सीक्वेंस लिखा, मैंने आपको लिखवाया इफ few numbers are arranged in a definite order it is known as sequence। definite order का मतलब यहां पे क्या था, definite order का मतलब था whether ascending whether descending। फिर हम लोगों ने पढ़ा when terms of sequence are connected by plus minus or plus minus sign then it is known as series। फिर हम लोगों ने पढ़ा प्रोग्रेशन, तो मैंने यहां लिखवाया a sequence or a series which follows certain rule is called progression। अगर कोई सीक्वेंस और सीरीज या कोई सीरीज हो जो एक सर्टेन पैटर्न फॉलो करेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोग्रेशन बोलेंगे। समझ में है? तो अब जिसमें पैटर्न होगा वहीं से कुछ मिसिंग फिगर ढूंढने के लिए क्वेश्चन आएगा और तमाम सारी चीजें। तो हम लोग के एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं या जो पढ़ना है वो पढ़ना है जिसमें कोई ना कोई पैटर्न होगा, तो क्या पढ़ते हैं हम लोग, प्रोग्रेशन। लेकिन चैप्टर का नाम लिख देते हैं ये लोग सीक्वेंस एंड सीरीज। समझ है। तो ये देखो, तो अब यहां से आओ, चैप्टर यहां से शुरू हुआ, प्रोग्रेशन हम लोग को पढ़ना है। अब बताओ प्रोग्रेशन क्या होती है, एक सीक्वेंस या एक सीरीज जो एक सर्टेन पैटर्न फॉलो करे वो होगी प्रोग्रेशन। अच्छा अब यहां आओ, तो बेटा उसी अपने पैटर्न के आधार पे प्रोग्रेशन को कई पार्ट्स में बांट दिया गया है। देखिए जरा, पहला अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको हम लोग बोलते हैं एपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन एचपी, और अदर्स और भी होती हैं। अब एग्जाम में या अपना मॉड्यूल देखोगे तो दो ही दिखेंगे, एपी जीपी, लेकिन वो क्वेश्चन और भी जाके पूछते हैं इधर उधर से, तो कवर वो भी करना होता है। तो अब ये हम लोग को पढ़ना है एपी जीपी एचपी एंड अदर्स। तो अब हम लोग ऐसे करेंगे, देखो यहां तक जो इंट्रोडक्शन पढ़ा है ये तो मान लो यूनिट 1 कंप्लीट हो गई, इसमें बेसिक चीजें पढ़ लिया। अब यूनिट 2 में पूरा एपी कवर करेंगे, फिर यहाँ जीपी होगा, फिर एचपी करेंगे, फिर सबके मिक्स्ड क्वेश्चन, फिर अदर से अलग अलग क्वेश्चंस वो सब आएंगे। समझ है। अब जरा बनाओ हेडिंग यूनिट 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और जो चैप्टर हम लोग का शुरू होता है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से ही शुरू होता है।
चलिए, लिखिए यूनिट 2, इसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। लिखिए बेटा। अच्छा, अब एक बार फिर से सुन लो। देखो, मैंने चैप्टर शुरू करने से पहले क्या कहा था बेटा? जितने चैप्टर अभी हम लोगों ने शुरू किए, एक आपको बड़ा चैप्टर मिला था टाइम वैल्यू ऑफ मनी, थोड़ा उसमें कंटेंट ज्यादा थे। अब इसमें गिनने के लिए तो 3 ही टॉपिक हैं, लेकिन जितना ये लोग सिलेबस देते हैं उसी में से नहीं पूछते, थोड़ा बाहर जाके पूछते हैं, तो वो भी पढ़ना पड़ेगा, है ना? और थोड़ा सा जैसे क्वेश्चन की वैरायटी ज्यादा है, पढ़ोगे तो एपी ही, जैसे उसमें नहीं था कंपाउंड इंटरेस्ट में, कंपाउंड इंटरेस्ट से ही कनेक्ट हो रहा था लीजिंग, और आखिरी में जो हम लोगों ने पढ़ा था सब वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स वगैरह, वैसे इसमें वैरायटी ज्यादा है। तो क्या करना होगा? देखो, हर क्लास से पहले, जैसे आज के बाद जब अगली क्लास हो तो आज वाला पूरा रिवाइज करके आओ, तब ग्रिप में रहेगा। नहीं तो आखिरी तक जाते जाते ना फिर लगेगा कि पूरा हाथ से चैप्टर निकल गया, पीछे वाला भूल गया सब, और इतना बड़ा है ना कि फिर रिवाइज करने में भी प्रॉब्लम होती है। उतनी डिटेल में दोबारा पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। समझ? ठीक है? तो इसलिए ये ध्यान रखना होगा। देखो, जितने क्वेश्चन हम लोग करेंगे उतने क्वेश्चन, और वो एक एक वर्ड पढ़ के घर से वो दोबारा आना है आपको। जैसे आज की क्लास में जितने मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, घर जाके वो फिर से लगाओगे, एक एक डेफिनेशन पढ़ोगे, तब तो जाके इस पे ग्रिप बनेगी। ठीक है? चलो अब शुरू कर रहे हैं। लिखिए जरा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कंसेप्ट 1, मीनिंग ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड कॉमन डिफरेंस। मीनिंग ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड कॉमन डिफरेंस। लिखिए बेटा। अब प्रोग्रेशन, कैलकुलेटर लाए हो सब लोग? ठीक है। अब प्रोग्रेशन इन विच difference between any term to its just preceding term is same throughout the progression is called an arithmetic progression. For example, 1, 3, 5, 7 and so on. अगली हेडिंग लिखिए, कॉमन डिफरेंस। लिखिए, it is represented by d. D equals to any term minus its just preceding term.
चलो अब बेटा इतना समझाता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं। कॉपी कर लिया सबने? अब इत्मीनान से एक एक पॉइंट देखो जरा। देखो सबसे पहला पॉइंट क्या है, देखिए पहला पॉइंट ये है। अब ये देखो पिछली यूनिट मैंने खत्म कहाँ करी? प्रोग्रेशन तीन टाइप की बेसिकली हम लोगों ने पढ़ा, एपी, जीपी, एचपी और अदर्स। ठीक है, तो जानबूझ के मैंने ये नहीं पढ़ाया कि इसको तो डिटेल में करना है, उसमें से शुरू किया एपी। अब एपी क्या होती है देखो, इधर देखिए। अगर मान लो हमारे पास जो सीक्वेंस या सीरीज दी है उसमें एक पैटर्न ऐसा है, जैसे मैंने यहां लिखा 1 5 9 13 17 ऐसे लिखा। ठीक है, अब बताओ पहले असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में से किसी एक में है, कॉमा से सेपरेटेड है, तो सीक्वेंस तो है। अब अगर कोई पैटर्न होगा तो प्रोग्रेशन हो जाएगी। तो ये देखो, अगर बताओ मुझे लेफ्ट टू राइट चलना है कि राइट टू लेफ्ट? हमेशा राइट टू लेफ्ट पूरे चैप्टर में, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट सोचना भी मत। अब बताओ, इसमें से इसको माइनस करें 4, यहां से इसको माइनस किया 4, यहां से माइनस किया 4, यहां से माइनस किया 4। तो जब हम किसी टर्म से उसके ठीक पहले वाला टर्म माइनस करते हैं, इसमें से ये मत माइनस करने लगना, किसी भी टर्म से उसके ठीक पहले वाला टर्म माइनस करें और जो डिफरेंस है वो हमें सेम मिले पूरी की पूरी प्रोग्रेशन में, तो इसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समझ में? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे बोलो बेटा, समझ में आ रहा है? जैसे ये देखो, हमने लिखा 11 22 33 44 ऐसे लिख दिया। तो अब देखो यहां से इसको माइनस करोगे 11 11 11। अब बताओ, किसी भी टर्म से उसके ठीक पहले वाला माइनस करने पे जो डिफरेंस है वो सेम है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बोलो क्लियर है? अच्छा, और बताओ बेटा, ये जो डिफरेंस आया ये पूरी सीरीज में कॉमन है कि नहीं कॉमन है? तो इसका नाम है कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस का पहला लेटर डी है तो इसको डी से प्रेजेंट करा जाता है। बात समझ में आई? अब बताओ डी कैसे आया, कॉमन डिफरेंस कैसे आया? जब हमने किसी भी टर्म में से उसके ठीक पहले वाला माइनस कर दिया तभी तो आया ना डी। तो ये दो चीजें हम लोगों ने लिखा, पढ़ो अब यहां पे। हमने लिखा अ प्रोग्रेशन इन विच डिफरेंस बिटवीन एनी टर्म टू इट्स जस्ट प्रीसीडिंग टर्म इज सेम थ्रू आउट द प्रोग्रेशन, देन इट इज कॉल्ड एन एपी। और कॉमन डिफरेंस को डी से प्रेजेंट करते हैं। ये कैसे आता है? किसी भी टर्म में से उसके ठीक पहले वाला माइनस कर दो तो आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। बोलो सबको समझ में है? अच्छा, अब बताओ जरा, बोलिए। देखो 2 की टेबल बताओ, पहले क्या लिखते थे? 2, उसके बाद फिर 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 10। अब और भी ऐसे चलता जाएगा, है ना। अब बताओ जरा 5 की टेबल बताओ, 5 10 15 20 25, है ना। 9 का बताओ, 9 18 और 27 36 एंड सो ऑन। मान लो 11 का करें तो 11 22 33 44 एंड सो ऑन। अब नोटिस करो, बताओ ये किसकी टेबल है? उसमें 2 का गैप है तो ये एपी है। ये कौन सी टेबल है? तो इसका कॉमन डिफरेंस 5 है और ये भी एपी है कि नहीं? ये काहे की टेबल हुई? तो गैप कितने का है? तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? 9 हुआ। और ये क्या हुई? एपी। इसमें कितने का गैप है? 11 का। टेबल किसका था? 11 का। तो हुई क्या? एपी। तो जितनी टेबल होती हैं वो सब क्या होती हैं? एपी। और जिसका टेबल है वही उसका कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, तो आप अब समझ गए क्या होती है एपी और क्या होता है कॉमन डिफरेंस। अब आगे बढ़ते हैं, लिखिए जरा कंसेप्ट नंबर 2। nth टर्म और लास्ट टर्म ऑफ एपी। nth टर्म और
लास्ट टर्म ऑफ एपी। लिखिए बेटा, टी एन और एल इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वेयर a equals to first term, n equals to number of term, d equals to common difference. First term, number of term and common difference. ठीक है, लिख लिया। अब इधर देखिए, देखो बेटा, पहली वैरायटी ये है क्वेश्चन की, स्क्रीन पे देखना। पहली वैरायटी है, जैसे सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट वाले में सिंपल इंटरेस्ट सोचो, पहला क्वेश्चन किसका आता था? सिंपल इंटरेस्ट का। अब उसमें चार चीजें होती थी, पी आर टी, सिंपल इंटरेस्ट खुद, तो तीन दे के चौथी पूछ लेता था। वैसे ये है बेटा, पहला सवाल ये है। अब इसको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। अब इसमें देखो 1 2 3 एंड 4, 4 वेरिएबल्स हैं, तो कोई भी तीन दे के चौथा हमसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, अब मैं समझाता हूं जरा ये है क्या, nth टर्म। और देखिए अब इधर, चलो बताओ, मैंने अब फोकस करना है सब लोग, जब मैं बताऊंगा तब लिखना है, अदरवाइज बस यही समझते जाना। बताओ, मैंने लिखा 7, फिर 14, 7 का टेबल लिख रहा हूं, 21 28, जरा बताओ यहां क्या आने वाला है? सब बच्चे देखो, यहां क्या आने वाला है जहां मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया? 35 आएगा। सबको पता है यहां 35 आएगा। अब बेटा हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम पढ़ने जा रहे हैं कि अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, कौन सी, उसमें कोई मिसिंग टर्म है तो उसको कैसे ढूंढा जाए, कौन सा टर्म। ठीक है, तब जाके ये फॉर्मूला लगता है। इसी के नीचे लिखो, दिस फॉर्मूला इज यूज्ड, दिस फॉर्मूला इज यूज्ड टू फाइंड एनी मिसिंग टर्म। This formula is used to find any missing term. अगर कोई मिसिंग टर्म होगा तो उसको ढूंढने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। कॉपी कर लिया? चलो अब इधर दिमाग लगाना, ध्यान से सुनिए। बताओ, जैसे मैंने बेटा 7 का टेबल लिखा, 7 का टेबल लिखा, तो 7 5 जा वहां 35 आना चाहिए, लेकिन अब वो मिसिंग है। तो मान लो अगर उसको हमें ढूंढना हो तो हम कैसे ढूंढें? जैसे देखो 7 का टेबल तो हमको आपको आता है ना। अब ये 117 का टेबल होता तब मुश्किल होता कि नहीं होता? और टेबल ना होता कुछ और होता, कोई जरूरी थोड़े ना है कि टेबल ही बनेगा हमेशा, समझ आया ना? कुछ और होता तब हम क्या करते? तो हमें एक फॉर्मूला चाहिए ना। तो फॉर्मूला क्या है? अब इधर अच्छे से सुनो, देखो, जब हमें कोई भी टर्म निकालना होता है तो हम फॉर्मूला ये लगाते हैं, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसको लिखना नहीं है, बस समझना अच्छे से। टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बेटा ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, फटाफट बताओ इसका फर्स्ट टर्म कितना है? 7 प्लस, जल्दी से बताओ डी कितना है? कॉमन डिफरेंस 7। अच्छा अब जल्दी से बताओ कौन सा टर्म हम लोग ढूंढ रहे हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा चाहिए? तो T5 बराबर 5 माइनस 1 इंटू दिस। अब ये देखो 7 प्लस 28, आया समझ में? वो टर्म हमें मिल गया एक बार और। अब यहां देखो 7 14 21 28 35 ये लिखा है, फटाफट बताओ ये क्या लिखा है? 21। अब ये देखो इसको गायब कर दिया, यहां लगा दिया क्वेश्चन मार्क। मान लो अब अगर हमें ये ढूंढना हो तो बताओ कौन सा टर्म ढूंढना है? थर्ड। तो अब ऐसे लिखेंगे टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी,
तो T3 बराबर A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो गया A प्लस 2D। अच्छा A बताओ, 7 प्लस 2 इंटू 7, तो 14 प्लस 7 आ गया, आ गया ना। अब मुझे एक बात बताओ, अब फोकस रहना बेटा, बात खत्म नहीं हुई। बताओ इस प्रोग्रेशन का ये आखिरी टर्म था, इसके बाद कुछ था ही नहीं, तो बताओ आखिरी टर्म हमने निकाल दिया कि नहीं? और ये आखिरी नहीं था, ये तो बीच का कोई टर्म था, वो भी निकाल दिया कि नहीं? तो क्योंकि इस फॉर्मूले से लास्ट टर्म निकल जाता है, इसलिए इसी फॉर्मूले को हम लोग बोलते हैं ये लास्ट टर्म का फॉर्मूला है। लास्ट का पहला लेटर क्या है? एल, तो इसको एल से प्रेजेंट करा जाता है। समझ आया? फिर आगे देखो, बताओ ये बीच का कोई भी टर्म निकल गया ना इससे, तो बीच का भी कोई टर्म निकाल लेते हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं ये एनी टर्म का फॉर्मूला है। और एनी टर्म को टेक्निकली हम लोग nth टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलते हैं nth टर्म। ये देखो, nth का n, टर्म का t, तो क्या बन गया? tn। समझ आया? तो इस फॉर्मूले से हम कोई लास्ट टर्म या कोई सा भी टर्म कैलकुलेट करके बता सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हम लोग तब लगाएंगे व्हेन वी हैव टू कैलकुलेट एनी मिसिंग टर्म ऑफ एन एपी। एपी में अगर कोई भी टर्म मिसिंग होगा तो इस फॉर्मूले से वो मिल जाएगा। बोलो समझ में आई बात? ठीक है, अगर कोई भी मिसिंग टर्म होगा तो इस फॉर्मूले से हम लोग ढूंढ निकालेंगे। बोलो क्लियर हुआ? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11। यही मेरे साथ साथ करना है बेटा, अभी जब मैं बताऊंगा तो आगे आप करना है। ये देखो अब लिखा है, देखो इसमें लिखा है 20th टर्म ऑफ प्रोग्रेशन, इसका 20th टर्म चाहिए। मैं यहां लिख रहा हूं, ये है 1, 4, 7, 10 एंड सो ऑन, इसका 20th टर्म चाहिए। फटाफट बताओ फॉर्मूला क्या है? टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बोलो बेटा कौन सा टर्म चाहिए? कौन सा टर्म चाहिए? तो एन की वैल्यू कितनी हो गई? 20, तो ऐसे लिखेंगे T20 इक्वल्स टू ए प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज ए प्लस 19D। जल्दी से ए की वैल्यू बताओ, 1, डी की वैल्यू फटाफट बताओ, 3, तो 58 आ गया। तो इसका जो 20th टर्म होगा वो 58 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अब आगे देखिए, नेक्स्ट अगला बेटा, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, देखो क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज। अच्छा मैं सीरीज लिखता हूं जरा, 5, 7, 9 और आगे लिखा है अप टू 21 टर्म्स। ठीक है, अच्छा अब इधर फोकस करो, खुद से नहीं लगाना। बताइए मुझे कौन सा टर्म निकालना है? नहीं, क्वेश्चन में क्या लिखा है, कौन सा टर्म चाहिए? लेकिन लिखा नहीं है, तो ऐसे समझो, जब यहां ये ऐसे लिख रहे हो तो इसका मतलब हुआ ना 21वें टर्म पे जाके ये एपी खत्म हो जाती है।
तो 21st टर्म इज द लास्ट टर्म ऑफ दिस एपी, सो वी हैव टू फाइंड आउट 21st टर्म। अब जल्दी से बताओ फॉर्मूला क्या है, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। कौन सा टर्म चाहिए? नहीं 21st टर्म ना, तो एन की वैल्यू कितनी हो गई 21, तो लिखेंगे टी 21 इक्वल्स टू ए प्लस 21 माइनस वन इंटू डी, दैट इज ए प्लस 20 इंटू डी। फटाफट बेटा ए की वैल्यू बताओ जल्दी से, 5, डी की वैल्यू बताओ 2, तो कितना आ गया 45। दिस इज योर आंसर। तो ये हमने निकाल लिया लास्ट टर्म ऑफ द एपी। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, 0.6, 0.6, 1.2, 1.8 ये ऐसे दे रखा है, और चाहिए हम लोग को 13 टर्म, 13 टर्म्स, और निकालना है लास्ट टर्म। फॉर्मूला बताइए जल्दी से, टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन की वैल्यू बताइए, एन 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 कितना होगा 13, तो ये हो गया a प्लस 13 माइनस वन इंटू डी, तो ये आ गया a प्लस 12d। अब जल्दी से बताओ a की वैल्यू 0.6, 12, d की वैल्यू, तो ये कितना आ गया 7.8 इज योर आंसर। ठीक है, समझ में आया? 25 क्वेश्चन एग्जामिनेशन प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 25 एग्जामिनेशन प्रॉब्लम। ये देखो बेटा, 9th टर्म चाहिए हमें, √2, मेरे पास बुक है मैं उसमें से लिख रहा हूं, 5√2, 9√2 एंड सो ऑन, ये लिखा है। इसका 9th टर्म चाहिए, इसका 9th टर्म चाहिए। अब जैसे मैं बताऊं वैसे करना, क्वेश्चन लिख लिया हो तो आगे बताऊं मैं, ठीक है? अब सामने देखो बेटा, देखो ये बताइए सब बच्चे, क्या √2 सभी टर्म्स में है? तो अगर उसको कॉमन निकालने तो आसान नहीं हो जाएगा, 1, 5, 9 एंड सो ऑन। अब ब्रैकेट के अंदर बन गई एपी, बोलो कौन सा टर्म चाहिए 9th? तो ऐसे ना कर लें, ये √2 अपनी जगह रहेगा, अंदर फॉर्मूला लगा देंगे a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, उससे आ जाएगा ना। √2 तो सब में मल्टीप्लाई था, इसमें भी रहेगा। तो ये देखो √2 अपनी जगह रहा, a की वैल्यू आ गई 1, प्लस 9th टर्म चाहिए तो 9 माइनस वन, और d की वैल्यू हो गई 4। जल्दी से बताओ d कहां से आ गया, 9 माइनस 5, ठीक है? तो √2 और ये आ गया 8 4 32 प्लस 1 33, यही ना? तो आंसर आ गया 33√2, 33√2 इज योर आंसर।
आगे बेटा नेक्स्ट लिखिए कंसेप्ट नंबर 3। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ टर्म when last term is given. Calculation of number of term when last term is given. अच्छा, अब बताओ जल्दी से उसका टी एन का फॉर्मूला क्या है, बोलिए। अगर मैं एल से लिखना चाहूं तो एल इक्वल्स टू ए प्लस, यही होगा। अब इधर देखो बेटा, इसको ऐसे लिख दूं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर एल। तो बेटा एन माइनस वन इंटू डी बराबर एल माइनस ए, एन माइनस वन बराबर एल माइनस ए अपॉन डी, एन बराबर एल माइनस ए अपॉन डी प्लस वन। तो जब भी हमसे कहेगा एन निकालो तो एन के लिए हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे, एल माइनस ए अपॉन डी प्लस वन। कॉपी करिए। हाँ, कौन सा टर्म दे रखा है हम लोग को, एन का मतलब क्या था, जब नाइन्थ टर्म निकाला तो नाइन रखा, पांचवा निकाला तो फाइव रखा। तो एन पूछेगा तो पूछेगा कौन सा टर्म है। अभी क्वेश्चन कराता हूं। चलो हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ जरा, अदर देन एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 6। अब ये देखो क्या लिखा है, देखो विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इज 39। ध्यान से सुनिए बेटा, कह रहा है इसका कौन सा टर्म है जो माइनस 39 है। देखो इधर सामने क्या पूछ रहा है, इसका कौन सा टर्म माइनस 39 है। तो ये बताओ, टर्म तो दे रखा है ना, ए और डी यहीं दिख जाएंगे, इसका मतलब एन गायब है ना। तो एन कैसे निकालेंगे, अब यहां आ जाइए। तो मुझे प्रोग्रेशन दी है माइनस वन, माइनस थ्री, माइनस फाइव, ऐसे बढ़ते बढ़ते माइनस 39 तक। अब अगर हमें एन चाहिए तो एल माइनस ए अपॉन डी प्लस वन। अभी अभी फॉर्मूला लिखवाया, एल हो गया माइनस का 39, ए माइनस वन, माइनस वन। अच्छा बताओ एल कहां से लिखा मैंने, लास्ट टर्म है ना, और ए, ठीक है। अब ये देखो बेटा, ऐसे में डी में गड़बड़ करते हो तुम लोग। डी कैसे आता है, जब किसी टर्म में से माइनस कर दो उसके ठीक पहले वाला, यहां सब माइनस में है ना, तो कितना आ जाएगा, माइनस फाइव प्लस थ्री मीन्स ये कितना आएगा, माइनस का टू। तो ये आ गया माइनस टू और प्लस वन। अब सॉल्व करो, तो ये आ गया 39 में वन ऐड करेंगे 38, माइनस का 38 डिवाइडेड बाई माइनस टू प्लस वन, तो ये आ गया 20। इसका मतलब 20th टर्म जो है इसका, वो 20th टर्म जो है बेटा वो है माइनस 39।
आगे लिखिए कंसेप्ट नंबर 4। Calculation of nth term when n is not given. Calculation of nth term when n is not given. ठीक है, चलो अब इधर बताओ जरा, nth टर्म का फॉर्मूला बताइए मुझे। टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखो सब लोग सामने, अब बताओ जरा, पांचवा टर्म अगर निकालना है तो एन की जगह क्या लिखेंगे? अच्छा, 11 टर्म निकालना है एन की जगह, 20th टर्म निकालना है एन की जगह, nth टर्म निकालना है एन की जगह। जब क्वेश्चन में ही लिखा होगा nth टर्म, n बताएगा ही नहीं, n बता दो कम से कम, तीसरा होगा तो 3 रख देंगे, 10वां होगा 10 रख देंगे, 20वां होगा 20 रख देंगे। जब nth लिख के छोड़ देगा तो हम भी n की जगह n ही तो रहने देंगे, है ना बेटा? क्वेश्चन नंबर 1 देखिए जरा, ये देखो सामने, देखो ऐसे लिखा है 1357, एपी है कि नहीं है? अब बोल रहा है इसका nth एलिमेंट बताओ, तो अगर n नहीं बताएगा वो तो हम कर ही क्या सकते हैं, तब फिर एज इट इज इसको सॉल्व कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, वन थ्री फाइव सेवन एंड सो ऑन, इसमें टी एन हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। वी डोंट हैव एन, तो ए की जगह 1 रखा, एन माइनस वन, और इसकी जगह लग दिया 2। 1 प्लस 2n माइनस 2, 2n माइनस 1 इज योर आंसर। कंसेप्ट नंबर 6, 5। कैलकुलेशन ऑफ number of terms lying between two particular number and which are divisible by a given term। लिखिए फॉलोइंग स्टेप्स आर यूज्ड। स्टेप 1, कैलकुलेट फर्स्ट टर्म
divisible by given number as integral part of starting term plus common difference divided by common difference multiplied by common difference. Step 2. Find last term. Divisible by given term as integral part of last term या end term लिखो, ending term divided by common difference multiplied by common difference. Step 3. Find series Step 4. Find n L minus A upon D plus 1. चलो कॉपी कर लिया। अच्छा अब देखो सामने, अगर लिख लिया है तो देखो बेटा, अब ये जो कंसेप्ट करने जा रहे हैं इसका क्वेश्चन यहां भी है। अब ये आगे के टॉपिक्स पढ़ोगे इसी चैप्टर में तो वहां फिर से मिलेगा, इसलिए खूब ध्यान से सुनिएगा। देखो अब क्या लिखा है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, एक छोटा सा एग्जाम्पल करवा रहा हूं, देखना उससे समझ में आएगा, फिर वहीं से क्वेश्चन पे हम लोग अप्लाई करेंगे। जैसे ये देखो, अब ये लिखना नहीं है, बस समझना है। देखो इसमें इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, स्क्रीन पे देखिए। जैसे ऐसे कहा जाएगा 1 से लेके 15 के बीच में 2 से डिविजिबल कितनी नंबर है। निकालना नहीं, ऐसे सोचो। क्या कहा उसने, 1 से लेके 15 के बीच में 2 से डिविजिबल कितनी नंबर है। अब छोटे छोटे पॉइंट्स देखो इसमें क्या है, ठीक है। देखो बेटा इसका आंसर निकल जाएगा, यहां से हम लोग को कंसेप्ट सीखना है, पहले आप उस पर ध्यान दो। बताओ नंबर किससे डिविजिबल होनी चाहिए, तो किससे शुरू होगी, 1 से कि 2 से। वो आपको दिया ही नहीं है, ये तो छोटा क्वेश्चन है ना, तो आप पता लगा ले रहे हो। अभी मैं बोलूं 1000 से लेके 5000 के बीच में 15 से डिविजिबल बताओ, तो प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी कि नहीं। तो वो सवाल लगाना है, यहां से कंसेप्ट बना रहे हैं। अब सोचना मेरे साथ साथ, क्वेश्चन में लिखा होगा
1 से लेके 15 तक कितनी नंबर है जो 2 से डिविजिबल है, वो निकाल के दिखाओ। अब सोचो, डिविजिबल है 2 से, न तो 2 लिखा है, न पहला टर्म दिया है, ना आखिरी। जब 2 से डिविजिबल है तो 1 इज नॉट द फर्स्ट टर्म एंड 15 इज नॉट द लास्ट टर्म, है कि नहीं? अच्छा, मान लो ये तो छोटा सा सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। हम लिख सकते हैं भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यही है। तो 2 से डिविजिबल 1 2 3 4 5 6 और 7 नंबर मिल गई। और हम बता सकते हैं ये 7 है, काउंट कर लिया। लेकिन जब यही क्वेश्चन ऐसे आएगा, ये क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि 1000 से 3000 के बीच में 13 से डिविजिबल नंबर बताओ, तब नहीं निकाल सकते ना, तब हमें फॉर्मूला चाहिए। ठीक है, तो वैसा क्वेश्चन कैसे लगाएंगे? अब यहां से कंसेप्ट बनाएंगे, उस पर अप्लाई करेंगे। तो देखो अब जरा समझ में आया कैसा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो देखो बेटा, क्वेश्चन में कभी ये दिया ही नहीं होता कौन सा पहला टर्म है कौन सा आखिरी टर्म है। अब यही देखो जरा, अब इसको मैं एपी से लगवा रहा हूं बेटा। अगर किसी तरीके से सोचो, अगर किसी तरीके से हम पहला टर्म निकाल लें, कौन सा टर्म? पहला। जैसे कहोगे, अब आपके दिमाग में होगा किसी तरीके का क्या मतलब हुआ? अरे ये बताओ, अभी मैंने बोला 1000 से लेके 5000 के बीच में 13 से डिविजिबल नंबर, तो ये तो 13 से डिवाइड हो नहीं रहा। तो आगे पहलियां ही तो बूझोगे, कहां तक 13 से डिवाइड कौन सा होगा? बोलो बेटा, उसी में टाइम लग जाएगा आधा, कि पहला टर्म कौन सा होगा। बताओ समझ पा रहे हो कि नहीं? अच्छा, ये भी नहीं डिवाइड हो रहा है, तो इससे पीछे एक एक कम करके देखोगे कहां जाके ये खत्म हो रहा है। तो जब पहला ढूंढोगे आखिरी ढूंढोगे तब तो क्वेश्चन लगेगा ना। तो यहां देखो, अगर हम ऐसे करें, किसी तरीके से पहला टर्म निकाल लें और आखिरी निकाल लें, तो ये होगा ए, ये होगा एल, और 2 से डिविजिबल है तो सीधी सी बात है डी कितना हो जाएगा? 2। बोलिए। तो और हम फॉर्मूला लगा दें, अभी भी पढ़ा तो है, एल माइनस ए अपॉन डी प्लस 1, तो आ गया 14 माइनस 2 अपॉन 2 प्लस 1, तो 14 माइनस 2 12 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 1 7, और काउंट करने पे भी कितना आ रहा था? 7। तो अब ये क्वेश्चन ऐसे लगेगा, ध्यान से सुनना, अगर कहीं से पहला टर्म निकाल लें आखिरी निकाल लें, ये तो क्वेश्चन में खुद ही बताएगा ना किससे डिविजिबल है, तो फिर बात बन जाएगी। ठीक है, तो अब क्या है, ये देखो मैंने ऐसे लिखवाया आपको, अब ये स्टेप नहीं बता रहा हूं, बस जो बता रहा हूं वो देखो। पहले मैंने लिखवाया कैलकुलेट फर्स्ट टर्म, फिर मैंने लिखवाया कैलकुलेट लास्ट टर्म, फिर मैंने लिखवाया सीरीज बना पाओ तो बनाओ, नहीं तो एन से डायरेक्ट आंसर निकाल लो। कंसेप्ट दिमाग में बैठा? पहले पहला टर्म निकालेंगे, फिर आखिरी, फिर एन में फॉर्मूले में रख देंगे, आंसर आ जाएगा। बोलो यहां तक ठीक है? अच्छा, अब ये क्या चीज है बेटा? ये ट्रिक है। अब ये देखो क्वेश्चन के साथ समझ में आएगी। जरा 18 क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 18, चलो शुरू करूं। अब इधर देखो, अभी खुद से नहीं सॉल्व करना, एकदम इत्मीनान से देखना मैं कैसे कैसे काम करा रहा हूं। ठीक है, ये देखो उसने लिखा है द नंबर ऑफ नंबर्स, कितनी नंबर हैं बिटवीन दिस एंड दिस विच आर डिविजिबल बाई 5। ये देखो कह रहा है 74 से लेके 25556 के बीच में कितनी नंबर हैं जो 5 से डिवाइड होंगी। कितनी नंबर हैं जो 5 से डिवाइड होंगी? देखो सब बच्चे स्क्रीन पे देखना बेटा। अब बताओ, पहला नंबर कितनी है वो तो पता चल जाएगा, वो तो हम लोग n से निकाल ही लेंगे ना, कि n होता है l माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। 5 से डिवाइड हो रही है तो इसका मतलब ये तो 5 होगा, कुछ सोचने की बात ही नहीं है। हमें सिर्फ दो चीज चाहिए, वन इज एल, अनदर वन इज ए। बोलो बेटा। तो अब जरा एल और ए निकालते हैं, तो कैसे निकालोगे? अब इधर देखो कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। देखो बताओ, क्या 74 5 से डिवाइड हो रहा है? इसके बाद अगली नंबर क्या होगी? तो इसका मतलब पहला टर्म क्या हो गया?
75। बताओ क्या ये डिवाइड हो रहा है 5 से? तो इससे पहले कौन सी नंबर आती होगी? एक कम इससे। क्या वो 5 से डिवाइड हो रही है? बिल्कुल डिवाइड हो रही है। तो हमें L मिल गया, हमें A मिल गया। D अपने लोग को पहले से दिया था। अच्छा तो यहां रख दिया, ये देखो 25555 -75/5 + 1। इसको सॉल्व कर लेंगे, जो आना होगा n की वैल्यू आ जाएगी, है ना। ये कितना आएगा जरा देखो, 5097। ये आ गया आंसर। पहले आप इतना लिख लो, इतना लिखो तब इसको और बताऊं। ठीक है, लिख लिया। अब ये देखो इधर बेटा, जैसे ये तो इजीली लग गया, स्क्रीन पे देखना, ये तो इजीली लग गया। अब ये देखो और भी इसी कंसेप्ट पे कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। अभी मैंने कहा था ना, ये क्वेश्चन हम लोग को सम वाले फॉर्मूले में भी मिलेगा। तो ये देखो, ये एग्जाम में आया है। अच्छा इधर देखो, ये भी लगेगा वैसे ही। अब देखो 100 से 1000 के बीच में जो नंबर डिविजिबल हैं 11 से, उनको जोड़ने पे कितना आएगा ये पूछ रहा है। तो सम तो अभी मैंने पढ़ाया नहीं, लेकिन उसके लिए भी पहला और आखिरी चाहिए होगा। अब इसमें अब इसमें ढूंढेंगे हम लोग, 100 नहीं होगा, 101, 102, 103, 104, ऐसे चलते चले जाओगे। प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी? ठीक है, प्रॉब्लम होगी पहला और आखिरी ढूंढने में। अच्छा ये देखो, और ये देखिए, देखो ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड तो ये वाला है। सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 500 एंड 1000 डिविजिबल बाई 13। 500 से 1000 के बीच में नंबर चाहिए 13 से डिविजिबल। अब एक एक करके चेक करते जाओगे कौन सी डिवाइड होगी 13 से। बताओ, टाइम वेस्ट होगा कि नहीं? आधा टाइम उसी में चला जाएगा, 500, 501, 502, 503 ऐसे सोचते ही रह जाएंगे। तो देखो मैंने उसके लिए ट्रिक बना दी। अब ध्यान से देखना वो ट्रिक क्या है। उससे वो भी लग जाएगा जो हम लोगों ने लगाया, ये सब भी तुरंत एक एक सेकंड में निकलते चले जाएंगे। ठीक है, अब देखो ट्रिक क्या है। ट्रिक ये है बेटा, जैसे यहां देखो, बताओ हमने जो क्वेश्चन किया उसमें क्या था? उसमें था, हमने जो क्वेश्चन किया 74 से 25556 के बीच में जो नंबर 5 से डिविजिबल है ये चाहिए। तो आप ऐसे करोगे, अगर फर्स्ट टर्म चाहिए, ध्यान से देखना, फर्स्ट टर्म चाहिए तो जो दिया है पहले वो लिख लो। जो दिया है पहले ये लिख लिया हम लोगों ने। उसके बाद बेटा सबसे पहले जो दिया था वो लिख लिया हम लोगों ने। अब उसके बाद हम लोग को क्या करना है, इस इसको कॉमन, बताओ जरा किस नंबर से डिविजिबल चाहिए था हम लोग को? किससे? 5 से ना। तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? 5 हुआ। इसी में कॉमन डिफरेंस हम लोग ऐड करेंगे, कॉमन डिफरेंस डिवाइड करेंगे, कॉमन डिफरेंस मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा लेकिन ऐसे आएगा नहीं। अब जैसे मैं बता रहा हूं वैसे देखो, ये समझ में आया क्या करोगे? फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड किया, उसी से डिवाइड, उसी से मल्टीप्लाई। और ये देखो मैंने ऐसे लिखवाया है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ, और ऐसे यहां ब्रैकेट लगा है। अपनी कॉपी में देखिए, ये चलो यही देखो, यहां ऐसे लिखा है
इंटीग्रल पार्ट ब्रैकेट यहां से शुरू हुआ यहां खत्म हो गया, कॉमन डिफरेंस बाहर है ना। तो ये देखो इसको ऐसे करना है, बताओ जरा। 74 में 5 ऐड करोगे कितना आएगा? 79 आएगा। इधर देखिए 74 में हम लोग ऐड करेंगे 5 तो 79 आएगा। अच्छा अब देखो यहां से मिलाते चलो, देखो 79 आ गया, इसको 5 से डिवाइड करना है, तो यहां लिखा डिवाइडेड बाई 5, कितना आया? कितना? ठीक है, तो सुनो, इसका इंटीग्रल पार्ट है 15। इंटीग्रल पार्ट मतलब डेसिमल के पहले वाला। डेसिमल के पहले कितना है? 15 है। तो ये देखो इधर, ये आ गया 15। 15 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? फर्स्ट टर्म मिल गया। फर्स्ट टर्म मिल गया, समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे ये देखो लास्ट टर्म चाहिए, स्क्रीन पे देखिए लास्ट कैसे निकालोगे। जो दिया है पहले ये लिख लो, ये दे रखा है, इसको कॉमन डिफरेंस से डिवाइड, कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई, लेकिन इसका इंटीग्रल पार्ट चाहिए। अब अगर हम डिवाइड करें 2,556 को, 2,556 को डिवाइड कर दिया 5 से, तो ये आया। तो इंटीग्रल पार्ट क्या निकला? 5,111। तो ये देखो 5,111 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 2,555। समझ आया? ऐसे हमें मिल जाएगा लास्ट टर्म। और ये तो इजी था, अब वो 13 वाले में इसी से आंसर आएगा फटाफट, समझ में आ रहा है? तो उसके लिए ये ट्रिक बनाई, तो वो टाइम जो उधर बर्बाद होता वो यहां से बच जाएगा हम लोग का। पहला आखिरी टर्म मिल गया, उसके बाद रख देंगे एन में, अपने आप आंसर आ जाएगा। समझ में आया? अच्छा ये 13 वाला भी देख लो फिर आगे बढ़ाएं। अब यहां देखो इसमें क्या था, 500 से 1000 के बीच में, तो स्टार्टिंग नंबर कितना हो गया? 500। तो मैंने कैसे सिखाया आपको, पहले हम लोग कैलकुलेटर पे टाइप करेंगे 500, फिर इसमें ऐड कर देंगे कॉमन डिफरेंस 13, फिर इसको डिवाइड कर देना है कॉमन डिफरेंस से, 13 से कितना आया? 39 पॉइंट दिस। तो इसका इंटीग्रल पार्ट चाहिए, इंटीग्रल पार्ट कितना है? 39। उसको मल्टीप्लाई कर दो बेटा 13 से, ये आ गया 507। अब चेक कर लो, पहली नंबर यही मिलेगी आपको। 500 से शुरू होने वाली जो नंबर 13 से डिवाइड होंगी वो पहली नंबर यही होगी। इसको डिवाइड भी करके देख लो 13 से, एग्जैक्ट ये 39 से डिवाइड हो रहा है। समझ है? तो ऐसे हम लोग यहां से ढूंढ लेंगे। अब ये देखो, तो ये लिखवाया था स्टेप 1 में पहला टर्म, आखिरी टर्म, फिर आखिरी में एन निकाल लो। तो इसमें कोई जरूरत नहीं पड़ी, ऐसे ही मिल गया, लेकिन जब वैसे क्वेश्चन आएंगे तो जरूरत पड़ेगी। तो ये सब में हम लोग अप्लाई कर देंगे। आगे बढ़े? आ गया समझ में? तो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म कैलकुलेट करके फिर हम लोग आगे बढ़ाएंगे कैलकुलेशन। चलिए आगे लिखिए कंसेप्ट नंबर 6। कैलकुलेशन of common difference when two particular terms are given. When two particular terms are given.
अब इसमें लिखिए बेटा, इफ pth टर्म इज m, qth टर्म इज n, then common difference equals to m minus n upon p minus q. चलिए अब आगे देखिए, अब ये क्या चीज है। हम लोग के पास 3 क्वेश्चन है इस पे बेटा, लेकिन पहले मैं एक एग्जांपल कराऊंगा, तब वहां से आपको समझ में आएगा, फिर वो क्वेश्चंस करेंगे। एक एग्जांपल जरा लिखिएगा। लिखिए, इफ सिक्स्थ टर्म एंड 10th टर्म of an AP are 20 and 44 respectively, find 15th term. If 6th and 10th term of an AP are 20 and 44, तो हमसे बोल रहा है फाइंड 15th टर्म। सॉल्व करें? अच्छा सुनो, अब यहां फोकस करो बेटा, अब ध्यान से सुनिए। देखो, 2 तरीके से बताऊंगा, जैसे अभी तक पढ़ के आए हो, अगर किसी ने पहले पढ़ा है वैसे काम नहीं करना है। पहले वो वाला भी बताता हूं, फिर मैं जैसे मुझे करवाना है वैसे मैं बताऊंगा। अब ये देखो ऐसे बेटा, क्या लिखा है इसमें, देखो सबसे आखिरी लाइन पढ़ो, 15th टर्म चाहिए, ठीक है, 15th टर्म चाहिए, तो ये देखो ऐसे, तो कोई भी मिसिंग टर्म निकालने का यही तो फॉर्मूला है ना, यही तो पढ़ा है। तो अगर 15th टर्म चाहिए तो हो जाएगा a प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी, और ये आ गया a प्लस 14d। अब बताओ क्या क्या नहीं है अपने पास, 1 इज a, अनदर 1 इज d, ठीक है। अब ये देखो, इसको लिखना नहीं है, ऐसे करना भी नहीं है, ऐसे बस समझ में आएगा आपको। अब ये देखो, अब हम लोग a और d की तलाश में चलेंगे, तो बताओ 6th टर्म, बताओ मुझे टी एन क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, बोलते जाओ बेटा। अब बताओ 6th टर्म कितना दिया है, 20, तो ये बताओ ऐसे आपको नहीं लगता a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, यही तो 6 टर्म होगा, ये है 20, तो ये आ गया a प्लस 5d बराबर 20, इक्वेशन नंबर 1। बोलिए, अब फिर देखो दोबारा, टी एन होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, अब की बार उसने बोला है 10वां टर्म 44 है, तो 44 बराबर होगा a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, मतलब 44 इक्वल्स टू a प्लस 9d, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब जैसे लोग करते हैं, अब ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो a और d मिलेगा, 2 इक्वेशन है, 2 मिसिंग वेरिएबल है, दोनों जब यहां रखेंगे तो आंसर आएगा। मैं कर भी रहा हूं देखो, लेकिन ऐसे एग्जाम में नहीं करना, ऐसे देखो जरा। अब पहली इक्वेशन है a प्लस 5d बराबर 20, दूसरी है a प्लस 9d बराबर 44। अब बताओ बेटा, माइनस 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 ये कैंसिल हुआ, माइनस का 4d बराबर माइनस 24, माइनस से माइनस कैंसिल, तो d की वैल्यू आ गई 6। अब d को एक इक्वेशन में पुट कर दें तो a आ जाएगा, तो पहली इक्वेशन मान लो निकाल लिया, a प्लस 5d बराबर कितना था, 20, ठीक है, तो आ जाएगा बेटा a प्लस 5 इंटू 6 बराबर 20, तो यहां से a की वैल्यू आ गई -10, a की वैल्यू आ गई -10, सही है बेटा सब। 9 में से 5 माइनस करते तो माइनस में ही आता, ठीक है ना, ठीक है।
तो ए की वैल्यू आ गई -10। अब यहां रख दो जरा, अब यहां रख दें अगर तो ऐसे होता -10 + 14 इंटू डी कितना आया था, देखो कितना आ रहा है 74। अच्छा बताओ पहले यहां तक समझ में आ रहा है। अब बेटा ऐसे बाकी सब लगाते हैं, लेकिन अब हम लोग कैसे लगाया जाए, इसमें बहुत टाइम लगेगा ना, और कहीं फंस गया वो साइमल्टेनियस इक्वेशन नहीं लग पाई तो दिक्कत हो जाएगा। तो अब देखो मेरा तरीका क्या है, जरा बताओ डी की वैल्यू कितनी आई थी। ठीक है, अब ये देखो हम लोग का मेथड ये है, ध्यान से सुनिएगा, स्क्रीन पे देखिए, पूरा फोकस रखना नहीं तो 2-3 बार यही बताना पड़ेगा। देखो अब बताओ क्या क्वेश्चन में लिखा था, क्वेश्चन में लिखा था सिक्स्थ टर्म कितना है 20 और 10th टर्म कितना है 44, यही ना। सिक्स्थ टर्म 20 है और सिक्स्थ टर्म ये है 20 और 10th टर्म ये है 44। बेटा देखो इधर 3-4 क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, तो आपको अब ऐसे करना है, सिक्स्थ टर्म 20, 10th टर्म 44 है। अब ये देखो हम ऐसे निकालेंगे, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, स्क्रीन पे देखिए, हम लोग को वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू निकालनी है 15th टर्म की, तो हम लोग ऐसे निकालेंगे, देखो d बराबर डायरेक्ट d आ रहा है, देखो बताओ 6 और 10 में बड़ा कौन सा है 10, छोटा कौन सा है। अच्छा बताओ 10th टर्म को क्या है, बोलो सब लोग 10th टर्म क्या है, 6th टर्म क्या है। समझ में है क्या बोला मैंने। अब वो सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं, देखो फिर से देखिए क्या करना है अपने लोग को, डी डी अगर निकालना है तो 2 टर्म दिया होगा, तो बताओ 6 और 10 में बड़ा कौन सा है, 10th टर्म कौन सा है 44, छोटा कौन सा है 6, ये कौन सा है 20, इसके डिफरेंस को डिवाइड कर दो, आ गया डी। कोई इक्वेशन नहीं चाहिए, डायरेक्ट डी की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब आगे ये इतना समझ में है, और देखो और कितना इजी कर दिया। अब देखो जैसे मान लो डी मिल गया, तो अब क्या करते हैं, अब ए के चक्कर में पड़ते, क्योंकि निकालना क्या है 15th टर्म निकालना है ना, बिना ए के तो आएगा ही नहीं, बोलो। अब देखो मेरा तरीका बिना ए के ही निकाल डालेंगे, देखो ऐसे बताओ कौन सा टर्म निकालना है 15 निकालना है, ठीक है। हमें 15 टर्म निकालना है, तो हम ए नहीं लेंगे, हम बिना ए के निकाल डालेंगे, किसी से भी निकाल लेंगे, लेकिन निकाल सकते हो ऐसे, या तो 10वें से या तो 6वें से, किसी भी टर्म से निकाल लेंगे हम लोग, जो दिया है उसी से काम कर लेंगे। तो पहले मैं 10वें टर्म से निकाल रहा हूं, ठीक है। अब देखो उसका तरीका ये है, कोई सा भी टर्म यहां ले लो, कोई सा भी, जैसे मेरे पास 10th टर्म है तो मैंने वो ले लिया, 10th टर्म प्लस कौन सा टर्म निकालना है 15 और 10 का डिफरेंस, यहां पे 15 और 10 का डिफरेंस, और उसको कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दो। बताओ 10th टर्म कितना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, इनटू कितना आ गया, ये निकाला था अभी, इतना लंबा चौड़ा, समझ है। तो ऐसे, अच्छा और देखो, अब देखो दोबारा निकालता हूं, बताओ अपने पास 6th टर्म भी है, तो यहां लिख दिया 6th टर्म प्लस 15 माइनस 6 इंटू कॉमन डिफरेंस। अब बताओ 6 टर्म कितना था, 6th टर्म कितना था 20, प्लस इसमें से ये माइनस करोगे कितना आएगा, सॉल्व करके देख लो। समझ में है, तो उसको एकदम शॉर्ट कर दिया है। अब ऐसे करेंगे ना, हम लोग डी निकालेंगे ना इसके चक्कर में पड़ेंगे। डी कैसे आएगा, ऊपर टर्म लिखो नीचे नंबर ऑफ टर्म, ये ध्यान रखना है, बड़ा पहले छोटा बाद में, तो डी आ जाएगा।
और इससे हम लोग अपना आंसर निकाल लेंगे। एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? चलो इतना पहले लिख लो, ये वाला ये काम का है, फटाफट लिखो। एग्जाम्पल कॉपी किया था कि नहीं? ठीक है, ये लिखिए। चलो, हो गया बेटा? अच्छा, अब एक क्वेश्चन का आंसर बताइए, चलिए। चलो, ये एक एग्जांपल लिखो, इसको आप लोग सॉल्व करो होगा। फिर अपने पास 3 क्वेश्चन है एग्जाम में, वो करने हैं। इफ 20th टर्म एंड 25th टर्म of an AP are 50 and 70 respectively, find (32) term। चलो बताओ, पहला काम क्या करें? डी निकालें? चलो आप लोग देखो, आप ही लोग बताओगे। बताओ, ये ऐसे लिख दिया, नीचे क्या लिखूं सबसे पहले? स्क्रीन पे देखो, बताओ नीचे क्या लिखूं पहले? 25, फिर ऊपर 70, फिर 20 और ऊपर कितना आ गया? 4। तो डी आ गया। अब हम लोग को चाहिए 32th टर्म, तो T32 बराबर हो जाएगा, किसी से भी निकाल लो अपने पास, किससे निकालें? 20 से कि 25 से? 20 से। तो T20 प्लस ये आ गया 32 माइनस 20 इंटू डी। 20th टर्म था 50 और ये आ जाएगा 12, डी की वैल्यू है 4, तो आ गया 48 और ये 98। हाँ बेटा, कॉपी कर लिया? अब ये देखो एग्जाम के क्वेश्चन जरा, इससे ट्रिक, ये जो ट्रिक बनाई इससे कितना इजी। ये देखो, पहले तो जब नंबर होती है तो इजी लगता है, वरना ये कितने मुश्किल क्वेश्चन हो जाते हैं। ये देखो जरा इधर,
इधर देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, देखो इसमें लिखा है mth टर्म इज n, nth टर्म इज m। इधर देखो, अब स्क्रीन पे देखो, कह रहा है nth टर्म जो है वो m है, mth टर्म जो है वो n है। बेटा इधर देखो, सब लोग लिखना बंद करो, पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं तब लिखिए, ये एग्जाम में कई बार आया है। कह रहा है nth टर्म m है और mth टर्म कितना है, n है। अब हमसे कहता है rth टर्म बताओ, rth टर्म बताओ। अब देखो ये ट्रिक से कितना इजी हो जाता है, बताओ मुझे। अगर d चाहिए तो क्या हो जाएगा, d चाहिए तो ऐसे लिख दें, mth टर्म क्या है n और nth टर्म क्या है m, यही ना। अच्छा, दोनों को माइनस कर दें, तो अब ये बताओ, अगर ऊपर माइनस कॉमन ले लें तो m माइनस एन ऊपर और m माइनस एन नीचे, तो ये अपने पास कैंसिल होके -1 आ गया। और यहां देखो, अगर हमें rth टर्म चाहिए तो किसी से निकाल लो, चाहे एन एम किसी से भी आ जाएगा ना, किससे निकालें, m से। तो यहां लिखा mth टर्म प्लस m माइनस आर, और यहां d कितना है -1। अब बताओ mth टर्म n दिया है ना, और माइनस m में मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा -m और प्लस r। मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो ये हो जाए, ये उल्टा लिख दिया मैंने, m माइनस आर नहीं होता, r माइनस एम होता है, r माइनस एम। जो निकालना होता है उसमें से ये माइनस किया जाता है, ठीक है। तो अब यहां देखो जरा, अब अगर ये -1 r में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आर आएगा और m प्लस आएगा। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखें तो m प्लस एन माइनस आर। हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ ठीक है, लिख लो फिर बताते। पिछला ध्यान से सुन नहीं रहे थे इसीलिए नहीं आ रहा समझ। चलो अब इधर देखो, कॉपी कर लिया। ऐसे लिखा है बेटा, एम एम nth टर्म है m और mth टर्म है n। तो मैंने अभी क्या बताया था, पिछले क्वेश्चन से कंपेयर करो, d निकालना है तो बड़े में से छोटा माइनस करेंगे ऊपर नीचे, नीचे लिखना है नंबर ऑफ टर्म, ऊपर लिखना है टर्म। तो वैसे यहाँ किया, अब यहाँ पता तो है नहीं m बड़ा है कि n बड़ा है, किसी को किसी से माइनस कर दो। तो ऐसे mth टर्म हम लोग का n था, nth टर्म हम लोग का क्या था m था, यहां से d की वैल्यू -1 आ गई। अब rth टर्म चाहिए तो मैंने अभी कैसे पढ़ाया था, अब rth टर्म चाहिए तो यहां कोई भी टर्म लिख लो, इन दोनों का डिफरेंस यहां लिखा जाएगा और d। तो वैसे यहां है rth टर्म चाहिए तो mth से निकालना है तो m आ गया, इन दोनों का डिफरेंस r माइनस एम इंटू दिस, मल्टीप्लाई कर लिया, आ गया। खुद से एक करके दिखाओगे। 85 एग्जामिनेशन प्रॉब्लम। चलो ये pth टर्म इज q, qth टर्म इज p, फाइंड rth टर्म।
pth term is q, qth term is p, find rth term. चलो एक ये हो गया, P प्लस क्यू माइनस आर, सबका आ रहा है कि नहीं? 82 वाला करके दिखा दो जरा, अदर देन एग्जाम। ये मैं स्क्रीन पे लगा रहा हूँ, देखिए यहीं पे, बस बताइए। अच्छा यही तो है, छोड़ो। P टर्म इज क्यू, क्यू टर्म इज P, आर टर्म इज सेम है ना? जो ये वाली ट्रिक लिखी ये ज्यादा अच्छी है बेटा, जो अभी हम लोगों ने लिखा है। अच्छा अब इधर देखो जरा, ठीक है चलो, अब आज यहीं तक कर पाएंगे बेटा, चलो अब अगला कंसेप्ट बड़ा है।